हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, कोर्ट में गवाही कैसे देनी है, कैसे विटनेस को बुलाना है, मौखिक प्रमाण देने होते हैं, मौखिक गवाही देनी होती है। जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही हो, दस्तावेज हो, कागज हो, लेटर हो, व्हाट्सएप हो, टेक्स्ट मैसेज हो, ईमेल हो, इसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जरूरी नहीं है कि एक पार्टी के पास जो मुकदमा लड़ रहा है उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेज उपलब्ध हो। तो उसे क्या करना है? इसका एक विकल्प है मौखिक गवाही, यानी ओरल एविडेंस। वो विटनेस को लाएगा, किसी व्यक्ति को खड़ा करेगा कोर्ट में, वो व्यक्ति इस मामले में, इस मुद्दे पे चीजों को स्पष्ट करेगा कोर्ट के सामने। तो कैसे विटनेस लाने हैं, वो विटनेस कैसे होने चाहिए, इसे समझना बहुत 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 जरूरी है। लोग केस लड़ने चले जाते हैं, अरे पूरा का पूरा केस तो गवाही पे आधारित है। जो मामला है वो प्रूफ या डिसप्रूफ तभी हो रहा है जब आपकी गवाही कोर्ट के सामने आ रही है। गवाही दो तरीके की है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मैं आज बात करूंगा दोस्तों ओरल एविडेंस की, मौखिक गवाही की। एविडेंस एक्ट क्या कहता है, कैसे विटनेस होने चाहिए। बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट्स, लॉयर्स और जो लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो अपने मुकदमे को लड़ रहे हैं, उनको बेसिक चीजें नहीं मालूम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस एक्ट कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। लोग इसका मतलब ही नहीं समझते। ओरल एविडेंस सीधा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर किसी ने मर्डर किया है और एक गवाह आता है बी, जो कहता है कि ए ने मेरी आंखों के सामने हत्या कर दी, ये है डायरेक्ट ओरल एविडेंस। वो वहां विटनेस बन गया, उसने मर्डर होते हुए देखा। एक दूसरा विटनेस आता है सी, वो विटनेस बॉक्स में कहता है कि मैंने गोलियों की आवाज चलते हुए सुनी। ये हो गया डायरेक्ट विटनेस। उसने अपने कानों से गोलियों की आवाज चलते हुए सुनी, उसने मर्डर होते हुए नहीं देखा उस वक्त। डी, वो विटनेस बॉक्स में आकर कहता है कि मैंने ई से ये सुना कि वहां गोली चली थी और एक आदमी की हत्या हो गई। अब ये डायरेक्ट विटनेस नहीं है, दिस इज कॉल्ड हियर से, सुनी सुनाई बात। उसे ई ने ये बातें सुनाई कि वहां गोली चली और हत्या हो गई। अब ये बंदा विटनेस बॉक्स में खड़ा नहीं हो सकता। मैंने ए को उस कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था जिस कमरे में लाश पड़ी हुई है, गोली चली थी, या जिस कमरे में हत्या हुई है। अब इसे क्या बोलोगे आप? उसने उसको निकलते हुए देखा था, ना उसने मर्डर करते हुए देखा, ना उसने गोली चलने की आवाज सुनी, उसने उसको वहां से निकलते हुए देखा था। मतलब वो जब पहुंचा तो वो निकल रहा था, शायद गोली पहले चल गई, मर्डर पहले हो गया। इसे कहते हैं सर्कमस्टांशियल विटनेस। अब इसको सपोर्ट की जरूरत है, ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अगर कोई सर्कमस्टांशियल विटनेस है, कोई हियर से है अपने अपवाद यानी एक्सेप्शन के साथ, तो इनको दूसरे विटनेस के सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए कोर्ट डायरेक्ट विटनेस की तलाश करेगा। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो क्रिमिनल केस, फैमिली केस, सिविल मैटर सभी में एप्लीकेबल है। दोस्तों, एविडेंस एक्ट वो एक्ट है जो इन सब पे लागू होता है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो एविडेंस एक्ट को जिसने समझ लिया वो अपने मुकदमे को लड़ने की पोजीशन में है। विटनेस बॉक्स में आने के बाद डायरेक्ट एविडेंस देने वाला होना चाहिए, वो इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं दे सकता। इसका रीजन क्या है? हियर से एविडेंस को परमिट क्यों नहीं किया जाता? इसने सी से सुना, सी ने बोला कि बी ने ए को गाली दी। अब ये आकर कोर्ट में कहता है कि मैं गवाह हूं। जज पूछते हैं तुम किस चीज के गवाह हो? तो सर, सी ने बोला था कि बी ने ए को गाली दी, मैं इसका गवाह हूं। तो भाई सी आएगा विटनेस बॉक्स में। अब क्रॉस एग्जामिनेशन किसका होगा? सी ने बोला कि बी ने ए को गाली दी, तो बी ने ए को कब गाली दी, कब सुना आपने, किस टाइम में ये गाली दी गई, क्या उस वक्त कोई और भी था वहां, क्या ये जब गाली दी गई उस वक्त आपके साथ भी कोई था, आपने क्या कोई रिकॉर्डिंग की? इसे बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। उसने तो दूसरे की कथन को यहां कोट किया है, तो दूसरा बंदा क्रॉस एग्जामिन होना चाहिए। अगर इससे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन करो तो ये बोलेगा कि मैंने तो इतना ही सुना, ये मुझे नहीं पता, ये सी बताएगा। तो इसलिए चूंकि एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं है, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन प्रॉपर नहीं हो सकता, इसने कहीं दूसरे से चीजें सुनी है, इसलिए हियर से इज नॉट परमिटेड। सुनी सुनाई बातें कोर्ट में
ये परमिशिबल नहीं है, उनको रोका जाता है। मैं बात करूं सर्कमस्टांशियल एविडेंस की, इस व्यक्ति की हत्या हुई, उसके साथ दूसरा वो व्यक्ति घूम रहा था 1 घंटा पहले, कोई कहता है, तो अब ये शक की सुई जाती है उस तरफ, इसे बोलते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बाद डायरेक्ट एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। सर्कमस्टांशियल एविडेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, उसके साथ दूसरे एविडेंस के सपोर्ट की जरूरत है। डायरेक्ट एविडेंस खुद ही कंप्लीट है, उसमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन भी डायरेक्ट एविडेंस में ही आते हैं। किसी डॉक्टर के, किसी राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन भी डायरेक्ट एविडेंस है, लेकिन उस ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए वो शख्स, वो एक्सपर्ट कोर्ट में आना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर मामलों में जहां मेडिकल रिकॉर्ड है, जहां कोई रिपोर्ट है, उनके एक्सपर्ट आकर कंफर्म करते हैं कि हाँ मैंने ये चीजें बनाई, मेरी ये फाइंडिंग है, मेरे ये ओपिनियन है, और उनका भी क्रॉस होता है क्योंकि वो डायरेक्ट एविडेंस दे रहे हैं अपने ओपिनियन के थ्रू, और उनका क्रॉस होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं कि किसी ने कोई हैंडराइटिंग रिपोर्ट बनाई कि ये मैच नहीं करता, इसकी राइटिंग से ये मैच नहीं करता। अब उसकी जगह कोई दूसरा एक्सपर्ट आता है और कहता है कि ये ओपिनियन, ये कहता है कि ये मैच नहीं करता और ये ओपिनियन सही है। तो ये है हियर से, दूसरे के डॉक्यूमेंट को, दूसरे के बयान को दूसरा एक्सपर्ट कंफर्म कर रहा है। तो यहां फिर इसको सपोर्ट की जरूरत है, ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। बड़े इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, केस को लड़ने के लिए इन चीजों को समझना ही होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा अगले इंपॉर्टेंट एविडेंस के टॉपिक के साथ।